नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ अतुल अनीजा जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, मिडिल ईस्ट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वरिष्ठ पत्रकार और सीनियर संपादक भी रह चुके हैं। लेकिन अतुल जी को चर्चा में जोड़ने से पहले मैं यहाँ पर कुछ अपडेट्स आप लोगों को इस वक्त देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। जहां तक इस युद्ध का सवाल है, आपको पता है कि ये चौथा हफ्ता जारी है, 1 महीना पूरा होने को है। जहां तक इस युद्ध का सवाल है, जो की अपडेट्स हैं इस वक्त दोपहर के इस ब्रॉडकास्ट के लिए, वो मैं बता दूं। एक जो युद्ध से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन जिसकी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि इस महीने हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हो, तो अब ये कहा जा रहा है कि वो बीजिंग जाएंगे 14 और 15 मई को। दूसरी बात, ईरान ने कुछ फुटेज जारी किया है और दावा किया है कि अमेरिका की एक F-18 मिसाइल को उन्होंने मारा है, उसको नुकसान पहुंचाया है ईरान की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क से। इसके पहले आपको याद हो कि एक खबर आई थी कि अमेरिका की F-35 को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। एक F-15 को गिराने की बात की थी, जिसे अमेरिका ने कहा था कि वो झूठी खबर है। तीसरी आपको अपडेट मैं दे दूं कि यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो लगातार दावे तो कर ही रहे हैं कि भाई हम ये युद्ध जीत चुके हैं, हमारी सारी जो सैन्य ऑब्जेक्टिव्स थी वो पूरी हो चुकी हैं, हमने ईरान के नेवी और मिलिट्री सबको जो है निस्तनाबूद कर दिया है। और उन्होंने कहा था कि 27 मार्च तक हम हमले नहीं करेंगे, हम एक तरीके से जो ईरान के थर्मल प्लांट्स पर हमले हैं उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं, जब उन्होंने ये निगोशिएशन की बात कही थी कि मेरी ईरान के साथ बातचीत हो रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों को ईरान लगातार जो है इनकार कर रहा है। और अब सबसे लेटेस्ट खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक 15 पॉइंट का एक पीस प्लान पाकिस्तानियों ने पेश किया है ईरान को। वो बेसिकली मध्यस्थता की रोल में आना चाह रहे हैं और ये पॉइंट पेश किया है, लेकिन ईरान की स्टेट टीवी का कहना है कि ऐसा कोई प्लान जो है उन्होंने ना उनको मंजूर है, वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि ईरान ने अपनी शर्तें भी रखी हैं। तो अतुल जी के साथ में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी कि इस प्लान में क्या है। कैरोलिन लीविट, जो कि अमेरिका की व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, उन्होंने इस दौरान क्या अपडेट दिए हैं कि ईरानियन रिजीम्स को क्यों जो है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, जरा आपको वो कमेंट सुना देती है। The United States military continues to decimate the terrorist Iranian regime's offensive and defensive capabilities. Just over 3 weeks in, it's abundantly clear that Operation Epic Fury has been a resounding military triumph. More than 9,000 enemy targets have been struck to date. Compared to the start of the operation, Iran's ballistic missile attacks and drone attacks are down by roughly 90%. The United States is also annihilating the Iranian regime's navy. We have destroyed more than 140 of their naval vessels, including almost 50 mine layers. This is the largest elimination of a navy over a 3-week period since World War II. Again, let me reiterate, this is the largest elimination of a navy on the face of the planet in a 3-week period since World War II. We are systematically dismantling Iran's defense industrial base, which will prevent future threats to the region. Our military also remains laser focused on eliminating the regime's threat to the free flow of energy through the Strait of Hormuz. Over the weekend, we dropped several 5,000-pound bombs on an underground facility used to store equipment, including anti-ship cruise missiles and mobile missile launchers positioned along the coastline of the strait. Our military efforts grow more successful with each passing day, steadily degrading Iran's ability to terrorize merchant ships. For all of these reasons, we are very close to meeting the core objectives of Operation Epic Fury, and this military mission continues unabated. From the outset, President Trump and the Department of War estimated it would take approximately 4 to 6 weeks to achieve this critical mission. 25 days in, the greatest military the world has ever known is ahead of schedule and performing exceptionally. Day by day, the Iranian regime is being crippled, and their ability to threaten the United States and our allies is being significantly weakened. Their ambitions of building a nuclear weapon have also been crushed to an even greater degree than they were in Operation Midnight Hammer in June 2025. That's why you're beginning to see the regime look for an exit ramp. They recognize they are being crushed, their ability to attack American and ally forces, as well as their ability to defend their own territory is dwindling literally hour by hour.
Following President Trump's powerful threat on Saturday evening, it was made clear to the United States that Iran wanted to talk. President Trump is willing to listen. As President Trump announced on Monday, the United States has been engaged over the last 3 days in productive conversations, which led the president to temporarily instruct the Department of War to postpone planned strikes against Iranian power plants and energy infrastructure only. The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. और उधर आपको ये भी बता दूं कि एंटोनियो ग्यूटेरेस जो कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने चिंता जताई है कि इस वक्त जो स्थिति है वेस्ट एशिया में वो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। और एक उन्होंने अपना पर्सनल एक ऑनवॉय अपॉइंट किया है, जॉन आर्नोल्ड, ताकि यूएन की तरफ से जो तमाम कोशिशें हैं इस युद्ध को रोकने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, वो आगे ली जा सके। एंटोनियो ग्यूटेरेस के भी इस कमेंट को सुन लीजिए। Just hours into the outbreak of the war in the Middle East, I warned that the fighting risked triggering a chain reaction that no one could control. More than 3 weeks on, the war is out of control. The conflict has broken past the limits even leaders thought unimaginable. The world is staring down the barrel of a wider war, a rising tide of human suffering, and a deeper global economic shock. This has gone too far. It's time to stop climbing the escalation ladder and start climbing the diplomatic ladder and return to full respect of international law. I have just appointed Jean Arnaud as my personal envoy to lead the UN efforts on the conflict and its consequences. चलिए अब हम बात करते हैं अतुल जी से उस खबर के बारे में जो आज की, अगर आप खबरों को देखेंगे, जो टॉप हेडलाइंस हैं, भले ही वो हिंदू की हेडलाइन हो जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान डिसमिसेस यूएस बिड टू एंड कॉन्फ्लिक्ट, सेट्स इट्स ओन टर्म्स। आप इंडियन एक्सप्रेस के भी आप हेडलाइन को देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है सैंक्शंस रिलीफ to nuclear plan rollback, Iran receives US proposals via Pakistan। और इसमें यह भी कहा जाता है कि ईरान साइलेंट है, स्टेट टीवी क्लेम्स द प्लान हैज बीन रिजेक्टेड। लेकिन मोटे तौर पर जो कहा जा रहा है कि अगर ये 15 पॉइंट पीस प्लान अगर सही में है तो इसमें कही जा रही है कि भाई अमेरिका का जो सैंक्शंस का दबाव ईरान पर बना हुआ है कई दशकों से, उसमें रिलीफ दी जाएगी, लेकिन ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के प्रोग्राम को पूरी तरीके से रोल बैक करना होगा और लिमिट्स लगाने की बात की जा रही है तेहरान के मिसाइल प्रोग्राम पर, जो हमेशा से सबसे बड़ा एक विवादित मुद्दा रहा है, क्योंकि तेहरान ने हमेशा कहा है कि हम परमाणु कार्यक्रम पर जो है हम लिमिट्स तो लगा देंगे लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को हम इसमें नहीं शामिल करेंगे। और ये भी कहा है कि ईरान की जो सपोर्ट है, जो उनकी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, हुतीस हो गए, हिजबुल्लाह हो गए, उसमें लिमिट होनी चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाना चाहिए। अतुल जी, ये जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, व्हाट इज योर सेंस इस वक्त? क्या सही में ये 15 पॉइंट का पीस प्लान पहुंचा भी है तेहरान? तेहरान ने अपनी शर्तें क्या रखी हैं? स्मिता, ये नेगोशिएशंस नहीं चल रही, ये एक तरह से चैनल किया जा रहा है थ्रू पाकिस्तान, जो अमेरिका चाहता है, राइट? इसमें कोई बातचीत की बात नहीं, एक तरह से विश लिस्ट है 15 पॉइंट की। और यही विश लिस्ट थी जब पहले युद्ध के पहले जो बातचीत चल रही थी, अराकची जो जिसकी मध्यस्थता ओमान ने की थी, और उस बातचीत में भी ये प्रपोजल्स आई थी। अब लेकिन स्थिति बिल्कुल पलट गई है। इस वक्त जिसको कहते हैं ना हु होल्ड्स द कार्ड्स, इस वक्त ईरान इज होल्डिंग द कार्ड्स। तो ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं, इन द सेंस कि ये जो शर्तें हैं इसको ऑलमोस्ट पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, और अपनी शर्तें रखी है। आई थिंक
बॉल इज नाउ इन यूएस कोर्ट के, क्योंकि ईरान की शर्तें हैं और ईरान कमज़ोर नहीं पड़ा है, कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है अभी युद्ध के बावजूद भी, बल्कि दूसरी तरफ देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ऑयल प्राइसेस वगैरह जो बढ़ी हुई हैं और लीवरेज इस वक्त ईरान के पास ज़्यादा है, ऊपर से डोमेस्टिक प्रेशर्स भी शुरू होंगे अब। तो एक तरह से अब जो रडार पे रियली बात आ रही है वो है ये 5 पॉइंट जो ईरान के आए हैं। अब इसके बाद यूएस का क्या रिस्पांस आता है, तब ये जो डायलॉग की तरफ हम बढ़ रहे हैं या मंशा है बढ़ने की, वो निर्भर करेगा कि यूएस का इसके ऊपर क्या रिस्पांस है। इनिशिएटिव इज विद ईरान। तो जहां तक ईरान के टर्म्स का सवाल है अतुल जी, क्योंकि उन्होंने कुछ टर्म्स तो पहले से ही कर रखे हैं कि भाई हमारी आपने जितनी भी नुकसान की है सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनको आप उनके लिए रेपरेशंस दीजिए, आप हमें सिक्योरिटी गारंटीज दीजिए कि आगे आप ना हम पर हमले करेंगे ना हमारी संप्रभुता पर आप चोट पहुंचाएंगे। क्या उसके अलायदा भी अभी इस वक्त जो है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या ईरान ये कह रहा है कि वो पूरी नियंत्रण उन्हीं के पास होनी चाहिए? या डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं वो और आयतुल्ला मिलकर, जो भी आयतुल्ला हो मिलकर नियंत्रण करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। नहीं, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास रहेगी। और स्मिता, एक और बड़ी बात है कि जो ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स हैं, जैसे क्लियरली इसमें 5 पॉइंट में तो लिखा, लेकिन ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स के बारे में बात की गई है, जैसे हिजबुल्ला हुआ या हुतीज हुए, उनके ऊपर भी कोई आक्रमण नहीं होगा इजराइल की तरफ से। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ ईरान सेंट्रिक नहीं है, जो ईरान के एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस है वहाँ पर भी एक शर्तें रखी गई हैं। तो ये 5 पॉइंट प्रपोजल जो आप कह रहे हैं, इसमें से मुझे ये दो बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। रेपरेशंस वगैरह तो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली, और जो पैन ईरानियन सपोर्ट नेटवर्क है उसको भी निशाना ना बनाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी शर्त है। मुझे लगता है ईरान इस पे बच नहीं करेगा। इट्स इंटरेस्टिंग कि एक तरफ जहां जो यूएस वाली 15 पॉइंट प्लान है उसमें कहा जा रहा है कि हमने ये कहा कि आप कोई सपोर्ट नहीं देंगे इन रेजिस्टेंस ग्रुप्स को, और ईरान की तरफ से काउंटर पॉइंट्स में कहा जा रहा है कि इजराइल इन ग्रुप्स पर जो है कोई हमला नहीं करेगा। तो इसका Correct. मतलब तो यही हुआ कि जो निगोशिएशंस की कोशिशों की खबरें आ रही हैं वो खबरें एक तरफ है, लेकिन प्रोग्रेस इस वक्त जीरो है। आर यू सीइंग कि ये वॉर अभी भी जो है स्ट्रेच आउट होता रहेगा? देखिए, ये अब बैक चैनल पे होंगी बातें नैरो डाउन करने की, फॉर्मल टॉक्स में नहीं होगी ये। तो ये वो फेज चल रहा है। इट इज़ टू नैरो डाउन द एजेंडा कि भाई कहाँ पर कुछ फ्रेमवर्क बने जहाँ पर बातचीत हो सके। तो मुझे लग रहा है बातचीत, जो फॉर्मल बातचीत है, कम्युनिकेशन ज़रूर है, लेकिन बातचीत जो फॉर्मल कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में होगी या टर्की में होगी, वो अभी बहुत दूर है। मुझे लगता है ऐसा। पाकिस्तान की तरफ से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अब हालांकि हमारे यहाँ पे रिपोर्ट किया गया कि कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी सरकार की तरफ से, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम दलाल नहीं हैं, हम दलाली नहीं करेंगे पाकिस्तान की तरह मीडिएशन का। एक तो मुझे लगता है ये लैंग्वेज का चॉइस बड़ा इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, ये शब्द हम आम जिंदगी में यूज करते हैं, लेकिन जब एक विदेश मंत्री सांसदों के सामने बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक अटपटा जरूर साउंड होता है। दूसरी बात है, माई अंडरस्टैंडिंग इज कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि सऊदी अरब के साथ उनकी जो सुरक्षा पैक्ट है उसकी वजह से वो एक एक्टिव युद्ध में फंसे, वो भी ईरान के खिलाफ। तभी वो मध्यस्थता की कोशिशों को लेकर इतनी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। आपकी क्या सेंस है अतुल जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान की ये कंपल्शंस है कि वो अगर युद्ध शुरू होता है, ऑलरेडी सऊदी बेसिस यूज हो रहे हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं ईरान के ऊपर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से खबर है। तो उसमें फिर जो ट्रीटी है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की, पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इसमें फंसना नहीं चाहता, और मुझे लगता है अमेरिकन को पाकिस्तानियों ने कन्विंस किया है कि उसका नाम आगे करें। लेकिन उसके अगर हम बियॉन्ड जाएं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान विल बी एक्सेप्टेबल बाय ईरान एज ए कंट्री, बिकॉज ऑलरेडी क्योंकि ट्रीटी है सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया इस वक्त बिल्कुल हॉस्टाइल है ईरान के वहाँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक्सेप्ट हो गया। प्लस देयर इज अ बैड हिस्ट्री बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान, जो 1998 के करीब से, जब वो तालिबान 1 आया था अफगानिस्तान में, तब से वो बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप है। खास करके एक इंसिडेंट हुआ था
जब मज़ार शरीफ की कौंसलेट में उस और वहाँ जो ईरान की कौंसलेट थी मज़ार शरीफ में, वहाँ पर 11 लोग थे और उन सबको मार दिया गया था। और ये था कि ये पाकिस्तान के ऑर्डर से, आईएसआई के ऑर्डर से। तो तब से जो है वो उनकी जो आपसी रिश्ता है बहुत ख़राब है। ऊपर से जो मर्जी कहें, ऊपर से सुन्नी शिया वाला एलिमेंट आता है, जो शियाज के साथ ट्रीटमेंट पाकिस्तान में किया गया। सो आई डोंट थिंक ये ट्रस्ट करेगा ईरान पाकिस्तान को। मुझे लगता है अगर मीडिएशन होगी और ये जब हम फॉर्मल स्टेज पे पहुंचेंगे, टर्की इज ए लाइकली पॉसिबिलिटी। कल ईरान ने टर्की को बहुत प्रेज किया, पेजेशियन की खास एक ट्वीट थी अर्दवान को प्रेज करते हुए। और अगर हम जाएं फॉरेन मिनिस्टर आरगची का जो इंटरव्यू था अल जजीरा के साथ, उनसे पूछा गया था कि आप चाहेंगे अगर मीडिएशन तो कौन कर सकता है, तो उन्होंने चाइना का नाम लिया था। और चाइनीज भी इस वक्त एक्टिव हैं। चाइनीज की बातचीत भी टर्क्स के साथ हो रही है और ईरानियंस के साथ तो खैर हो रही है। और तीसरा भी देश मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, जिसमें कल रात 24 घंटे में ये बातचीत हुई है। तो इजिप्ट भी है शायद उसमें शामिल। इजिप्ट, सॉरी, थर्ड कंट्री इजिप्ट। तो इनके साथ वांग यी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी बात हुई है। तो वेन्यू जो होगा, मुझे डाउटफुल है कि फाइनली एग्रीमेंट होगी पाकिस्तान के ऊपर। ईरान की तरफ से प्रॉब्लम आएगी, टर्की मोर लाइकली। चाइना भी करना चाहता है, लेकिन जो आरागची ने कहा है कि ईरान चाहेगा शायद चाइना में हो, लेकिन मुझे लगता है यूएस के ऑब्जेक्शन उसके ऊपर आएंगे। सो वी विल सी क्या वेन्यू आता है, लेकिन यहाँ वो दूर है। दर्शकों को अपडेट दे दूं कि ये जो हम पाकिस्तान चाइना की एक्सिस की बात करते हैं, जो वो ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहते हैं, अभी कुछ देर पहले ही शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट पुट आउट किया गया जिसमें विजुअल्स हैं और ये कहा गया है कि जो चीन के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, जियांग जायडोंग, उन्होंने कॉल ऑन किया है, शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। और उसमें जो इफेक्टिव पैराग्राफ है जो अंत की तरफ में लिखा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिव रोल in promoting de-escalation and regional stability while discussing the regional situation, कि पाकिस्तान एक सकारात्मक भूमिका में है डी-एस्केलेशन को प्रमोट करने के लिए और रीजनल क्षेत्रीय स्थायित्व के लिए। तो बातचीत तो हो ही रही है, ये बहुत साफ है। लेकिन 70s के दौर में हमने देखा था कि पाकिस्तान ने एक ब्रिज की भूमिका निभाई थी चीन और अमेरिका के बीच में, और बिटवीन द निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन एंड माओ के बीच में। तो शायद पाकिस्तान को लग रहा है वैसे एक बार फिर से भूमिका निभाकर उनकी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस को बढ़ाई जाए एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान के साथ वो एक तरफ लड़ रहे हैं, युद्ध जारी है, अंदरूनी हालात उनके बेहद जो है इस वक्त खराब है, इंक्लूडिंग द पॉलिटिक्स अराउंड इमरान खान। तो यहाँ अतुल जी, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जो खाड़ी देशों की इस वक्त अलायंस है उसमें कौन कहां खड़ा है? जॉर्डन, ओमान नहीं है उसमें, लेकिन क्या जॉर्डन, सऊदी, यूएई ये सारे मिलिट्री ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं? सऊदी अरेबिया खासकर, क्योंकि सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा इस वक्त हॉस्टाइल है ईरान की तरफ। वो पुराना भी उनका विवाद है। हमने देखा था कि वो यमन को लेके ये जो अटैक्स हुए थे सऊदी अरेबिया की तरफ से, और हुतीस को ईरान सपोर्ट कर रहे थे। तो एक काफ़ी अरसे से इनके जो रिलेशनशिप है, प्लस लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, उसके ऊपर भी एक तरह से एक इनके बीच में दरार है। जो वहाबी और तकफीरी लोग जो कहते हैं, जो टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, वो ईरान और हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से अपोज किया था। तो एक तरह से कई लेयर्स हैं एनिमोसिटी की, लीडरशिप की। तो इस वक्त सऊदी अरेबिया तो बिल्कुल अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, सबसे हॉस्टाइल। फिर हम बात कर रहे हैं ओमान की। ओमान तो दूसरी तरफ हो गया है। अब मेरे को कतर इंटरेस्टिंग कंट्री लगता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कतर में एक बार काफ़ी अच्छे रिश्ते थे ईरान और कतर के बीच में। हमास के लोग भी वहाँ पर शेल्टर लेते थे। बल्कि मेरे को तो याद है कि ये शायद 2017-18 की बात है कि जो विंड स्क्रीन्स होती थी कतरी गाड़ियों के ऊपर, उस पर एक फ़ोटो अर्दवान की होती थी, एक खामेनी की भी दिखी मैंने। तो एक कतर के रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं ईरान के साथ। और अगर कतरी प्राइम मिनिस्टर का हम स्टेटमेंट अगर हम कहें, तो उनका एक स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग आया था कि हमें पता है कि असली लोग कौन है जो इस रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। सो कतर वी शुड वॉच आउट कि किधर जाता है। टर्की के और कतर के भी अच्छे रिलेशनशिप है। फिर हम बात करते हैं यूएई। जी, यूएई में अगर आप देखें तो 40% के करीब ईरानियन ओरिजिन के लोग रहते हैं लोकल्स में। इट्स अ बिग
ईरानियन ओरिजिन वाले लोग हैं वहाँ पर, कई इलाके हैं बिल्कुल आपको लगता है कि ईरान में आप आ गए हैं। लेकिन अभी तक तो जो नज़र आ रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई ये एक साथ कह रहे हैं। यूएई के एम्बेसडर का आर्टिकल आया है न्यूयॉर्क टाइम्स में कहते हुए कि अब हम आपके साथ हैं, मतलब हॉर्मुज़ को खोलने के लिए। तो सबसे क्लोजेस्ट इस वक्त हम देख रहे हैं जो अमेरिकन और के साथ हैं, और बाय इन्फ्रेंस अलाइंग विद इजरायलीज, वो सऊदी अरेबिया और यूएई है। और ओमान जो है वो क्लोजर टू ईरान, मीडिएशन भी कर रहा था एक टाइम पे, तो वो एक अलग है। तो डिवाइडेड है जीसीसी, इट्स नॉट अ यूनिफाइड काइंड ऑफ ब्लॉक जो बिल्कुल ईरान के खिलाफ है। As somebody said, Keita, it's looking like GCC minus Oman but plus a Jordan. मे बी और जॉर्डन जो है, जॉर्डन इज राइट इन द फ्रंट लाइन। जॉर्डन और इसराइल के जोग्राफिकली बिल्कुल साथ जुड़ते हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहें इसराइल तो आप वहाँ से अमान से ही जाते हैं, और विद इन एन आवर यू आर इन जेरूसलम, तो डेड सी के साथ होते हुए जाते हैं। तो वो जॉर्डेनियंस में 40% पैलेस्टीन पॉपुलेशन है बाय द वे, सो देयर इज अ इशू देयर। लेकिन जॉर्डन जो इस वक्त है वो बिल्कुल अमेरिकन के साथ जुड़ा हुआ है, और जो अटैक्स भी हुए हैं जॉर्डन में जो अमेरिकन बेसिस है उसके ऊपर भी अटैक हुए हैं। सो दे आर ऑन द अदर साइड, सो जॉर्डन कमिंग क्लोजर टू जीसीसी इट्स अ फेयर पॉइंट। या दर्शकों को एक और अपडेट दे दूं कि आज हमने देखी हैं खबरें कि जैसे कुवैत आर्मी ने बताया है कि कुवैत एयर डिफेंस वो ईरानियन मिसाइल्स को झेल रहा है, उनको इंटरसेप्ट कर रहा है, ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है, और अगर धमाके की आवाज सुनाई दे रही है तो एयर डिफेंस सिस्टम के दुश्मन के हमलों को रोकने का नतीजा है। ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ बहरीन के गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि ईरानी हमले से एक सरकारी प्रतिष्ठान में लगी आग को बुझा दिया गया है। और अल जजीरा के मुताबिक जो यूएई है, उनके रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले की सूचना मिल रही है। कतर का जिक्र किया अतुल जी ने, और कतर का मैं बता दूं कि फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है माजिद अल अंसारी, उन्होंने एक अहम बयान दिया है, एंड इसमें उन्होंने कहा है कि ईरान हैज बीन हियर फॉर मिलेनिया, नोबडी इज गोइंग एनीवेयर, टोटल अनहाइलेशन इज नॉट एन ऑप्शन। ये आगे वो लिखते हैं कि नो पीपल और कंट्री विल डिसअपियर फ्रॉम एग्जिस्टेंस बाय द विश और विम ऑफ एनी पॉलिटिकल एक्टर. We will live next to each other. We will be neighbors for the future of humankind, and we have to find ways of living next to each other. We will have to find a way past this. This is a very difficult moment, but we will find a way out it. हालांकि कतर is also a part जो 6 देशों ने मिलकर कॉन्डेमनेशन जारी किया है, जिसमें यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और जॉर्डन शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में जो ब्लेटेंट ईरानियन अटैक्स हो रही है उनको हम कंडेम करते हैं, और ये रुकने की जरूरत है। तो उस ग्रुपिंग का हिस्सा तो है इन दैट स्टेटमेंट जो काफी स्ट्रांग है और इन्हें टेररिस्ट अटैक्स करार देता है, लेकिन ये याद भी दिला रहा है कि हम पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट नहीं कर सकते हैं ईरान को, अतुल जी। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट टू रीड एज यू वर सेइंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू वॉच आउट कि कतर की किस तरफ जा रही है, झुकाव किस तरफ जा रहा है, क्योंकि उनके कनेक्शंस रहे हैं ईरान के साथ भी, टर्की के साथ भी, सऊदीज के साथ उनकी पुरानी प्रॉब्लम है। बल्कि एक जो सऊदी अरेबिया की बॉर्डर जो पड़ता है कतर, उसके पास एक बड़ा बेस है जो अगर आप कतरियों से बात करो तो वो उनके खिलाफ एक बेस सऊदी अरेबिया ने वहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। सो इट्स इंटरेस्टिंग कि कतर का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा टर्की के साथ है, सऊदीज़ के साथ नहीं है। ईरान के साथ उनके रिश्ते रहे हैं, और पैलेस्टीनियन इशू में उनकी जो एक तरह से इन्वॉल्वमेंट है वो शायद जीसीसी देशों में सबसे ज़्यादा कतर की रही है। सो इट्स ए इंटरेस्टिंग कंट्री किस वक्त आ रहा है। तो जब हम जीसीसी की बात कर रहे थे वो इस जोग्राफी को जो कतरी है, और सबसे ज़्यादा गैस रिजर्व बाय द वे कतर में है, और ये जो ईरान पे अटैक हुआ था साउथ पार्स फील्ड का, उसके नीचे से नॉर्थ डोव फील्ड आती है कतर की, वो जुड़ी हुई है। तो एक तरह से अगर कैटास्ट्रॉफी कुछ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ऑयल एंड गैस वेल्स को, तो उसका असर कतर पे बहुत बुरी तरह से पड़ सकता है। सो दैट इज़ कतर। दूसरे ओर पे हम देख रहे हैं बहरीन इज़ ए इंटरेस्टिंग कंट्री ना उसमें था जीसीसी के अंदर अगर हम देखें, क्योंकि बहरीन के अंदर जो है पॉपुलेशन 80% ऑलमोस्ट शिया है, और जब अरब स्प्रिंग हुआ था 2011 में तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट रही थी महीनों तक अगेंस्ट द गवर्नमेंट विच इज़ सुन्नी। तो अब ये भी देखने को मिल रहा है कि
छुटपुट प्रोटेस्ट बहरीन में भी चल रहे हैं। तो ये एक ज्योग्राफी हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके ईरान के साथ कनेक्शंस ऐसे हैं, 80% शियाज हैं, और एक डिस्क्रिमिनेशन रही है बहरीन में, इन द सेंस कि मिलिट्री सर्विस अगर बहरीन की देखें उसमें शियाज नहीं है। सो इट इज़ देयर लॉट ऑफ ग्रीवेंसेस, और अगर इकोनॉमिक लेवल्स में डिस्पैरिटी देखें तो काफ़ी है बिटवीन सुन्नीज एंड शियाज। सो बहरीन इज़ अनदर कंट्री, एक कतर हमको वॉच करना है, एक बहरीन वॉच करना है। बाकी सऊदी और यूएई की क्या कहाँ पिवट कर रहे हैं वो तो काफ़ी साफ नज़र आ रही है। ठीक है, एक लास्ट 2 अपडेट्स देना चाहूंगी और लास्ट कमेंट लूंगी अतुल जी से। दर्शकों को ये भी बता दें कि यूएस सेंटकॉम की तरफ से बार-बार यही कहा जा रहा है कि जो सैन्य ऑब्जेक्टिव्स डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं वो तो हम पूरा कर रहे हैं और उसके हम नजदीक आ चुके हैं। अभी अंडर सेक्रेटरी एल्ब्रिज कॉल्स भी अमेरिका के, वो भी पिछले दिनों अभी भारत में थे और अनंता एस्पेन सेंटर में बात कर रहे थे, वहां पे भी उन्होंने यही बात कही। और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता, सब गेसिंग गेम कर रहे हैं। एक बार जरा सुन लेते हैं, सेंटकॉम की तरफ से ताजा अपडेट क्या दिया गया है उनके मिलिट्री एक्टिविटीज को लेकर। Hi, I'm Admiral Brad Cooper, Commander of U.S. Central Command, here with my 5th update on Operation Epic Fury. We're in the 4th week of the campaign and remain on plan or ahead of plan in achieving very clear military objectives for eliminating Iran's ability to project power in meaningful ways outside its borders. U.S. forces have struck more than 10,000 military targets. In fact, we hit the 10,000th Iranian target just hours ago. And if you combine what we've accomplished with the success of our Israeli ally, together we have struck thousands more, clearly demonstrating that we're stronger together. Our precision strikes have overwhelmed Iranian air defenses, and our combat flights over Iran are having tangible effects. Here are a few examples. For decades, Iranian warships have roamed regional waters, threatening and harassing global shipping. But those days are over because we've now destroyed 92% of the Iranian Navy's largest vessels. They are not sailing, and my operational assessment is that they've now lost the ability to meaningfully project naval power and influence around the region and around the world. As we've highlighted previously, Iran's drone and missile launch rates are down by more than 90%, meaning their ability to attack American forces and regional neighbors is drastically reduced. And not only have we significantly degraded Iran's naval, drone, and missile capabilities, we've also removed the regime's ability to rebuild them. Before Operation Epic Fury, Iran had large-scale manufacturing capacities to not only build naval vessels, missiles, and attack drones, but also to advance and proliferate these technologies to regional and global bad actors. Today, we've damaged or destroyed over 2/3 of Iran's missile, drone, and naval production facilities and shipyards, and we're not done yet. We are on a path to completely eliminate Iran's wider military manufacturing apparatus, which is why my operational assessment continues to be Iran's combat capability is declining as U.S. combat capability continues to increase. U.S. forces maintain air superiority over Iran's skies, having now flown over 10,000 combat flights. As I mentioned in my last update, refueling tankers are extending our reach, and fighters and bombers are delivering precise strikes against our primary objectives. Let me highlight our B-52 bomber force, which is executing a high volume of strikes into Iran and demonstrating our unmatched dominance in the air. Now in their 8th decade of flight, our B-52 bombers are executing strikes into Iran with up to 70,000 pounds of munitions on each mission. Our B-52 pilots and aircrew embody the courage and resilience of the more than 50,000 American sons and daughters serving in uniform during this operation. There is no adversary too determined, no mission too difficult, and no task too great for our soldiers, sailors, airmen, Marines, Guardians, and Coast Guardsmen. I just could not be prouder of our troops, and I know the American people share that same pride. Thanks so much. Godspeed. तो एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, सैन्य ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति हो रही है, लेकिन वहीं आपको बताएं कि लगातार जो हियरिंग्स चल रही है अमेरिका के अंदर, उसमें बहुत ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस वुमन हैं, सेनेटर्स हैं जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि नैंसी मेस है जो साउथ कैलिफोर्निया से लॉ मेकर है। उन्होंने कहा है कि द जस्टिफिकेशंस प्रेजेंटेड टू द अमेरिकन पब्लिक फॉर द वॉर इन ईरान were not the same military objectives we were briefed on today in the House Armed Services Committee.
This gap is deeply troubling. The longer this war continues, the faster it will lose the support of Congress and the American people. कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है. Alexandria Ocasio-Cortez, जिनको आपको पता है कि जिन पर बहुत निशाना साधते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, AOC के नाम से वो जानी जाती हैं. ये माना जा रहा है कि वो शायद एक प्रपोजल ला रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की रिमूवल के लिए ऑफिस से. इस तरह की खबरें चल रही हैं. और प्रमिला जयपाल, वो भी डेमोक्रेट मतलब विपक्षी पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट एन एक्सकर्शन, दिस इज वॉर. कांग्रेस मस्ट स्टॉप ट्रंप फ्रॉम रैम्पिंग अप हिज वॉर इन ईरान एंड ब्लॉक हिज रिक्वेस्ट फॉर $200 billion. प्रमिला जयपाल की इस बाइट को भी सुन लीजिए. Yesterday, it was reported that Trump will send 3,000 more soldiers to the Middle East. Today, he announced that he's sending 1,000 paratroopers there. And it certainly appears that he is gearing up to have American boots on the ground for a senseless and dangerous war that Congress never authorized, that the American people do not want, and that will waste hundreds of billions of dollars of taxpayer money and skyrocket costs for Americans right here at home, all the while killing innocent civilians in Iran, in Lebanon, and displacing millions of people across the Middle East. This is not an excursion. It's not a little journey. This is a war that completely undermines America's stability and ability to lead the world towards peace. We have already spent $30 billion on this war. That's enough to end homelessness in America, or to provide free school lunches to all American children. And Trump is asking for another $200 billion. There are so many things that can go towards, including, by the way, we could cancel all medical debt for 100 million Americans in the United States with that $200 billion. We could provide free school lunches for all kids in America for almost 2 decades. And we could fund nutrition assistance for 42 million Americans. There are real needs right here at home. But Trump is recklessly taking us to war, risking the lives of our troops, choking off the world's energy supply, and killing civilians in poorly planned, targeted attacks. We've seen over and over again from our past history around the world that forever wars and ill-fated regime change efforts do not work, and that bombs are simply not the answer. अतुल जी, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं 27 मार्च तक हमले नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगातार मरीन्स एंड ट्रूप्स मूव हो रहे हैं सेंटकॉम की तरफ से इस क्षेत्र में. ग्राउंड इन्वेजन की रियलिटी, क्योंकि इजराइल तो इस मूड में नहीं है कि ये बातचीत रुके, दैट इज वेरी क्लियर. ग्राउंड इन्वेजन की चांसेस आप कितना देख रहे हैं इस वक्त? देखिए इसमें तक कि ग्राउंड इन्वेजन, क्योंकि और ऑप्शन उनके पास है नहीं इस वक्त, क्योंकि कोई और विकल्प उसको सक्सीड नहीं कर रहे अमेरिकन. अब आती है बात, सबसे डिजास्टर्स फेज मुझे लगता है कि सामने आने वाला है, आ सकता है, क्योंकि अगर डायलॉग नहीं चल रहा तो अब आपके पास विकल्प क्या है? आपने 8,000 से 10,000 के करीब ट्रूप्स भेज रहे हैं वहां पर, लेकिन दैट विल बी द अल्टीमेट, क्योंकि ईरानियंस वेट कर रहे हैं ग्राउंड इन्वेजन का, और वो पूरी तरह से डग इन है जो कोस्ट लाइन है जहां पर ये इनकी लैंडिंग होगी. तो फिर अगर ये हुआ ग्राउंड इन्वेजन, आई होप बेटर सेंस प्रिवेल्स, क्योंकि ये कंप्लीटली डिजास्टर्स है. बॉडी बैग्स फिर जाएंगे. अभी हम ऑपोजिशन कह रहे हैं ना कि यूएस में हो रही है, डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं, दिस इज वेरी माइनर. जब बॉडी बैग्स जाते हैं देन यू स्टार्ट लूजिंग इट पूरी तरह से. फिर जो है अमेरिकन पब्लिक इन्वॉल्व हो जाएगी, और फिर जो है आई डोंट थिंक डोनाल्ड ट्रंप के मिड टर्म पोल्स तो भूल जाइए कि उसके ऊपर, लेकिन ये जो बाकी की जो चीज़ें हो रही हैं कि भाई impeachment वगैरह, we go into a different trajectory altogether once the body bag started. This will be disastrous. लेकिन क्योंकि आप बातचीत में नहीं सक्सीड कर रहे, तो मैं रूल आउट नहीं कर रहा ये ऑप्शन. दो आई थिंक इन द एंड देयर विल बी समथिंग व्हिच विल गिव वे, और वेयर विल इट गो? अगर ईरान की शर्तें मानी गई, दैट इज डिफीट. तो शॉर्ट ऑफ दैट इस ऑफ रैम्प कुछ है नहीं. तो इसीलिए आई फील कि राउंड और खाड़ी को खोलने का कुछ हो सकता है बिफोर वी गेट इनटू रियल टॉक्स, क्योंकि अभी एक सेकेंड अटेम्प्ट की पॉसिबिलिटी है. बातचीत अभी बहुत दूर है और प्रेशर बहुत माउंट हो रहा है. आई डोंट थिंक दे हैव मेनी ऑप्शंस, लेकिन अगर उन्होंने ये किया दैट विल बी द मोस्ट डिजास्टर्स. जस्ट टू गिव यू अ कंपैरिजन,
जब हम डंकर की बात करते हैं, जो वहां पर जो ट्रूप्स गए थे वो 1,60,000 गए थे, एंड द कोस्ट लाइन वाज 50 माइल्स, डिड नॉट सक्सीड। ये उससे कहीं बड़ी कोस्ट लाइन है और 8,000 ट्रूप्स आप भेज रहे हो। दिस इज नोन, मिलिट्री स्पेशलिस्ट नो दैट दिस, इवन ट्रम्प को जो असेसमेंट दी गई थी कि ओनली 5% चांस ऑफ सक्सेस, right? 95% chance of failure. This will be the ultimate disaster, and the world will change. Region, of course, will completely change, and the world will change because ये जो region है ये बहुत खास है region। इससे सिर्फ ऑयल और गैस और की बात नहीं होती, अमेरिकन स्टॉक मार्केट इससे चल रही है। आप जो एआई रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं उसका पैसा ये पेट्रो डॉलर से जाते हैं जो न्यूयॉर्क वगैरह में एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है। द होल गेम, फाइनेंशियल गेम, डॉलर एफ्लोट, ये सब मिडिल ईस्ट उसका और खासकर गल्फ कंट्रीज जो हैं, पेट्रो मोनार्कीज हैं, यहाँ से जा रहा है। अगर इस पे कुछ ये पाइपलाइन अगर रुकी ये युद्ध की वजह से, द स्टॉक मार्केट, डॉलर, इट विल फॉल, और वर्ल्ड रिसेशन, इट्स गॉट माइंड बॉगलिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसलिए ये युद्ध को हम सिर्फ रीजनल नहीं, एक ग्लोबल स्केल का ये वर्ल्ड चेंजिंग एक पिवटल मोमेंट आ रहा है। और अगर इन्होंने ग्राउंड ट्रूप्स भेज दिए क्योंकि बाकी ऑप्शंस अच्छे नहीं हैं, देन वी आर क्लोजर टू दैट मोमेंट ऑफ कंप्लीट डिजास्टर। और ये फ्यूल क्राइसिस की खबरें भी रियल हैं। हम देख रहे हैं कि फिलीपींस में खबरें आ रही हैं कि पीपल आर वॉकिंग टू वर्क क्योंकि फ्यूल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से खबरें आ रही थी कि कुछ पेट्रोल स्टेशंस जो हैं वो खाली हो गई हैं, वहां पर गैस स्टेशंस में गैस नहीं बता रहे हैं। बताइए, आपको लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया तो अनअफेक्टेड है। और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। जितनी भी इस्लामिक मुल्क वगैरह हैं, एक तरफ उन्होंने कहा कि ईरान को हक है कि ईरान अपनी संप्रभुता को डिफेंड कर सके, लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरेस्टिंग बात कही है कि अभी जो भी कोशिशें हो रही हैं बातचीत की, इट मस्ट एम टू एंड द यूएस एंड इजराइल वॉर विद द कंट्री, not serve as a tactical advantage or a temporary pause। कि आप बातचीत को सही में खत्म करने के लिए, आप युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करें, आप इसको एक टैक्टिकल पॉज के तौर पर इसलिए ना इस्तेमाल करें कि इसके बाद हम ग्राउंड ऑफेंसिव करेंगे, थोड़ा टाइम बाइंग कर जो है हम अपनी मिलिट्री अटैक्स को और बढ़ा देंगे। तो फिलहाल यस सर, प्लीज। यू सी, ये ईरान इज लुकिंग फॉर अ फंडामेंटल चेंज नाउ। ये छोटा मोटे की बात नहीं, स्ट्रेटेजिक चेंज की बात कर रहे हैं। इसलिए टैक्टिकल गेन भी अगर हो सकता है जब सामने आपकी जो दुश्मन है उसकी जो कैपेसिटी है पूरी तरह से डेसिमेट हो जाए, तब मैं समझ सकता हूँ कि 8,000-10,000 ट्रूप्स जो है उसका एक फायदा हो सकता है। बट ईरान हैज नॉट वीकेंड, वो आज भी रात को भी मिसाइल्स अपनी दाग रहा है। उसकी जो डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री है वो बहुत 30 साल से उसकी प्रिपरेशन चल रही है। So they are not weakened, वो एक फेलियर की तरफ जा रहा है। तो ये टैक्टिकल भी जो ऑप्शन है, फ्रैंकली ईरान स्विच थ्रू दिस गेम। तो इसीलिए इस पे ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं या काउंटर ऑफेंसिव हो रहा है उसमें भी कोई डील नहीं दी जा रही। नोबडी इज फूल विद दिस कि बातचीत के लिए आप टाइम बाय आउट करके और फिर दोबारा से अटैक करेंगे। अवेयरनेस लेवल बहुत हाई है। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत साफ है। अभी देखिए, नैरेटिव बैटल्स चल रही हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है, दावे किए जा रहे हैं। ईरान ना धराशायी हुआ है और ना पूरी तरीके से मजबूर हुआ है। तो इसलिए युद्ध की स्थिति अभी जारी रहेगी। बहुत बुरा वक्त है अभी क्षेत्र समेत पूरे दुनिया के लिए। और ये अपडेट्स जो हैं, ऑथेंटिक अपडेट्स जानना जरूरी है। तो आप लोग को जब ऑथेंटिक अपडेट्स की जरूरत हो, हम इसी तरह से ब्रॉडकास्ट लेकर आते हैं ताकि सारी खबरों का सार आपको एक ब्रॉडकास्ट में मिले, 10 अलग अलग सोर्सेज से ढूंढने की जगह। अतुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इनसाइट शेयर करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, एक क्विक रिमाइंडर, अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा तमाम कंटेंट अलर्ट के लिए। और अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, आदाब।